नमस्कार बंधु। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं एक प्रेम कहानी जिसके लेखक हैं राजगोपाल सिंह वर्मा भैया। इन्होंने अपनी पुस्तक इश्क लखनवी मिजाज का भेंट स्वरूप दिया था, जिसकी कहानी है ओस थी वह, एक सेनापति का दिल चुराने वाली गायिका का प्रेम। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। फ्रांसीसी मूल के डी बॉन को हिंदुस्तान के मराठा सरदार माधव जी सिंधिया के सफलतम सेनापति के रूप में जाना जाता है। वह गजब का योद्धा और उत्कृष्ट रणनीतिकार था। खाली हाथ भारत आए इस यायावर योद्धा ने कई नौकरियों के बाद जब सिंधिया की सेना में अपनी जगह बनाई तो वह उसके लिए अपरिहार्य बन गया। तमाम सफल युद्धों के बाद जब अपने खराब स्वास्थ्य के कारण बॉन को वापस अपने मुल्क जाना पड़ा तो फिर उसे इश्क हुआ। उसकी कहानी है यह। वह आमने सामने की उनकी पहली मुलाकात थी। इस जनरल ने न जाने कितने दिग्गज योद्धाओं को परास्त किया होगा और कितनों को जीवन दान दिया होगा, परंतु उसने स्वयं को कभी अनिर्णय की स्थिति में नहीं रखा। जो किया विश्वास से किया, सहजता से किया और न्यायपूर्ण ढंग से किया। इसके बावजूद कि युद्धों में न्यायपूर्ण स्थिति का होना एक छलावा मात्र है। जिसने ऐसा किया वह या तो खुद चला गया या इतिहास ने भी उसके साथ वह न्याय नहीं किया जिसका वह पात्र था। पर आज वह एक अलग रूप में मिस ऑस्मोंड के सामने था। आई एम ऑस्मोंड, ग्लैड टू मीट यू जनरल, उस नवयुवना ने पहल की। थैंक्स, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे हम लोग पहले भी मिल चुके हों, जनरल ने सौम्यता से कहा तो आसमोंड ने अपनी खिलखिलाती हंसी में मजाक किया। न, पहले नहीं मिले जनरल, बशर्ते कि आप पिछले जन्म की ना न कर रहे हों। मुझसे मिलने के लिए आपको या तो मेरा स्कूल बडी होना था या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा, बट बेटर लेट देन नेवर। जनरल को उसने पहली मुलाकात में ही निरुत्तर कर दिया था। पता नहीं वह भी उससे थोड़े बहुत प्रेम में थी या नहीं, पर इतना तो तय था कि अब वह और भी उसके प्रेम में पड़ गया था। इसे भी कॉम्प्लीमेंट समझकर सहेज लेता हूँ, बॉन ने कहा तो उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। आसमोंड ने जैसे उसे एक चाशनी में डूबी झिड़की दी हो। तो यूं ही स्वागत करोगे या क्लब में भी ले चलोगे? हाँ हाँ, वेलकम प्रिटी गर्ल, आज की खास मेहमान और हमारे मुल्क की आन, कहकर उस जनरल ने पहले दाएं हाथ से खूबसूरत युवती को संभाला, फिर अपना बायां हाथ उसकी बाहों के पीछे टिका दिया था। वह प्रेम पूर्वक उसे बार डांस रूम में ले चला। उसने वह रोमांच आज जीवन में पहली बार अनुभव किया था जो किसी ऐसी खूबसूरत स्त्री की बाहों को सहारा देने में होता हो, जिसे हम दिल से पसंद करते हों और जिसका एहसास हर पल अपने रोम रोम में महसूस करते हों। इन पलों को बेहतर जीने का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला करता और न ही यहाँ कोई अनुभव काम आता है। यह वह एहसास है जो बस हो जाता है कभी भी किसी से भी, और जब होता है तो फिर और सारे एहसास पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ थोड़ी देर ही और मैं जान लूंगी आपको। वैसे कौन नहीं जानता आपको फ्रांस में? आसमोंड ने उसकी बाहों के घेरे में सिमटते हुए पूछा। ऐसा भी नहीं है डियर, दुनिया सिर्फ योद्धाओं को ही नहीं जानती, और भी लोग महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का व्यक्तित्व चुंबकीय होता है
कुछ की अभिरुचियां, जैसे तुम्हारी आवाज और बोल, वो मेरे कामों से अधिक रोमांचित करते हैं। लोग दीवाने हैं तुम्हारे। सिर्फ इस उम्र में मैंने तो न जाने क्या क्या किया, तब वह मुकाम मिला है कि थोड़ा सुकून भर है। ऐसा क्या? कहीं आप भी उन दीवानों की सूची में तो नहीं? आसमोंड ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुम आंखें पढ़ने की कला में भी माहिर हो, तो जान लो जो यह आंखें कह रही हैं। डीवॉन ने अपने प्रेम को एक हल्की सी चुनौती दे डाली थी। न जनरल, आपको लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं आता। कच्चे खिलाड़ी हो। मुस्कुराकर जनरल को हौले से कहा उसने। हो सकता है मैडम। गुरु मंत्र दीजिए कोई। उसने हथियार रख दिए थे। जरूर। जब आप और हम मिले ही हैं तो आपको मंत्र देना भी हमारा ही फर्ज बनता है। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए जनरल कि कोई भी लड़की सिर्फ अपनी तारीफ, अपनी खूबसूरती और अपने लिए अच्छी बातें सुनना पसंद करती है, अनथक। तब उसे और कुछ भी नहीं सूझता, न भूख, न प्यास, न दिन और न ही रात। नोटेड मैडम। जनरल ने ये दो शब्द उच्चारित ही किए थे कि एक अगला गुरु मंत्र भी मुफ्त में मिल गया। बोली, और यह क्या मैडम मैडम लगा रखी है? क्या मैं इतनी ही अजनबी हूं? अभी भी आपने वह कहावत नहीं सुनी क्या कि स्त्री को अपना नाम बार बार सुनना ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में खूबसूरत संगीत घोल दिया गया हो। कोई कहता रहे, पुकारता रहे और वह सुनती रहे। सिर्फ इतनी ही खुशनसीबी की चाहत होती है हर स्त्री को। क्या यह कुछ अधिक है? समझा आसमोंड। पर क्या मैं आपको सिर्फ ओस कह सकता हूं? ओस का हिंदी में अर्थ नहीं जानती होंगी ना आप? ओस अर्थात दीव की ड्रॉप। हवा की नमी से उत्पन्न वह नन्ही बूंदें जो सवेरे हमें घास या फूलों पर बैठी दिखती हैं। यस, ड्यू इज लवली जनरल। मैं आपकी ओस और आप मेरे लिए बरसने वाले बादल। ठीक है ना? वह खिलखिला रही थी। बार डांस खत्म होने को था कि एक कसमसाहट से जनरल डेवॉन की नींद खुल गई। वह इस सर्द रात में भी पसीने पसीने था। क्या यह स्वप्न सच होने जा रहा था? आने वाले समय का आगाज था या कुछ और? पर जो भी था बहुत खूबसूरत था। जनरल चमत्कृत महसूस कर रहे थे। सपनों का सच होना भी उन्होंने सुना था। बस अब वही एक इच्छा शेष बची थी। अब उन्होंने तय कर लिया था कि युद्धों के मैदानों की दूसरी पारी को हमेशा के लिए अलविदा कहना ही बेहतर है। उसे संभालने के लिए और जनरल मौजूद थे। अभी जनरल पैरोन, बाद में कोई और, फिर और। पर यह प्रेम कभी शेष जिंदगी में मिले या न मिले, कौन जाने। न चाहते हुए भी रात का अनुशासन भंग हो चला था तो बहुत खूबसूरत वह ख्वाब। एक स्वप्न ने इंसान की रातों की नींद छीन ली थी। अब भला स्वप्न पर कैसे भरोसा हो? काफी देर करवटें बदलते बीती। एक बारगी लगा कि यह नींद भंग हो जाना एक तरफा इश्क का बाय प्रोडक्ट है। जैसे मदहोश कर देने वाली शराब भी फलों का सह उत्पाद ही होती है। उसी उलझन में न जाने कैसे अधूरी नींद फिर से मुकम्मल होने चल दी। शरीर का तकाजा जो था। आसमोंड के पिता एक सुलझे हुए इंसान थे। डीवॉन से औपचारिक परिचय नहीं था उनका, पर उसकी ख्याति से वे भी रोमांचित थे। जब भेंट हुई तो यह बात उन्होंने ही बताई। अपने सुरुचिपूर्ण सज्जित छोटे
पर खुले घर में हर स्थान पर कलात्मकता की झलक दिखती थी। तमाम बातें हुई हिंदुस्तान की और उसकी यायावरी की, अपनी जड़ों की और उसके भी परिवार की। भविष्य की चर्चाएं भी हुईं, पर जिस चर्चा के लिए वह आया था, अभी उस विषय को अभिव्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यह कोई युद्ध की रणनीति नहीं थी, न ही कोई प्रशासनिक विद्वता दिखाने का अवसर था। यह ऐसा क्षेत्र था जिसका खिलाड़ी कम से कम बॉन्ड तो नहीं था। आखिरकार उसके खास मित्र और राजदार मार्गन ने कमांड संभाली। उसने प्रस्ताव रखा। कुछ क्षणों की निस्तब्धता के बाद मार्किस ने मुस्कुराते हुए अपने अतिथियों के लिए एक एक पैग और बनाया और बोले, मैं यकीन नहीं कर पाया हूँ कि जनरल इस प्रस्ताव के साथ आए हैं। मैं प्रसन्न हूँ और अनुग्रहित भी, पर मैं यह निर्णय लेने में समर्थ रहूंगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अधूरी बात को पूरा सुनने की उत्सुकता के कारण मार्गन अधीर हो चला था। बोला, क्योंकि क्या श्रीमान? शांत और धैर्य के स्वर में उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इस मामले में उस जीवन साथी की राय की कद्र करता हूँ जिसे जिंदगी जीनी है। बेटी भले ही कम उम्र की हो, पर अपनी जिंदगी के प्रश्न वही बेहतर ढंग से हल कर पाएगी। उसे मैंने ऐसे ही परिवेश में पाला है। हाँ, मेरी तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है। तब बेहतर हो कि बेटी से आज ही बात कर लें। मार्गन ने फिर से अपनी अधीरता दिखाई। मार्किस ने सहमति में सर हिलाया और बोले, अवश्य। आसमुंड आई, उसकी माँ भी साथ बैठी। इस बार बॉन ने भी बात की। फिर दोनों लॉन में भी एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से चर्चाओं में व्यस्त रहे। डिनर को देर हो रही थी, सो कई घंटों के विचार विमर्श के बाद इन मुलाकातों को एक निर्णायक विराम मिला। लेडी लव आसमोंड ने हाँ कर दी थी। वह प्रसन्न भी थी। बहुत धूमधाम से हुआ था यह विवाह समारोह। बॉन को मनपसंद जीवन साथी मिला था, तो आसमोंड को साथी के साथ ही एक रोमांचक संरक्षक भी। वह बॉन को प्रेम से कहीं अधिक सम्मान से देखती थी। उसकी जीवन यात्रा के चुनौतीपूर्ण लम्हों के विषय में और गहराई तक जानना चाहती थी। उसके अंतर्मन को स्पर्श कर आगे के पलों को पूरी तरह मुट्ठी में समेटने को व्याकुल थी। उसने दिल की बात कही भी, बॉन, मैं तुमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहती। मुझे तुम्हारे हर लम्हे का साथ चाहिए, आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण। बॉन मुस्कुरा उठा। वह स्वयं ही तो इस प्रेम को अपनाने की पहल के साथ आया था। आसमोंड ने सब कुछ संभाल लिया। वह खुद भी यही चाहता था। पर एक दिन आसमोंड ने जनरल से अपने मन की बात कही। उसने कहा कि मेरा एक स्वप्न हुआ करता था। मैं ऐसे घर में हूँ जो शहर में होते हुए भी शहर की चहल पहल से दूर है। खुली जगह है, न कोई आता हो न जाता। हाँ, चिड़िया कलरव करती हूँ और तरह तरह के पुष्पों की सुगंध से महकती बयार बहती हो। खुशबुएं ही खुशबुएं फैली हों। पगडंडियों भरा ऊंचा नीचा रास्ता हो, जैसे घने जंगल के बीच हम अपने मूल स्वरूप में रहते रहे हों। और तब सिर्फ तुम और मैं, तुम जिससे मैं अब अपनी ऊर्जा लेती हूँ, और मैं जो तुम्हारे हर पल को रोशन करने का वादा करती हूँ, और कोई भी नहीं। बॉन उसके स्वप्न से रोमांचित होकर मुस्कुरा भर दिया। उसका साथ बॉन की भी खुशनसीबी से कम न था। अब आसमोंड ने गीत संगीत की महफिलों को अलविदा कह दिया था। हालांकि बॉन ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, पर यह वो स्त्री थी
जो अपने पुरुष की बाहों में ही स्नेह ढूंढती थी। उसकी तलाश भी पूरी हो चुकी थी। इस नए सफर से वह आनंदित भी थी। अब वह अपने हाथ से तमाम व्यंजन बनाती, बॉन की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती, हर उस बात को पहले से सोच कर रखती जो बॉन की चिंता का कारण हो सकता था। दिन भर आसमोंड इस घर को खूबसूरत बनाए रखती और डी बॉन शहर के बाहरी इलाकों की खाक छाना करते। दरअसल वह अपनी प्रेयसी के लिए उसके स्वप्नों का आशियाना बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। आखिरकार जो जगह उन्हें मिली और जिस पर उनकी पत्नी के सपनों के रंग उभर आए, उसका नाम रखा गया ब्यूशा। दिन रात की अथक मेहनत और देखभाल से यह घर जब बनकर तैयार हुआ तो आसमोंड के लिए क्या अनुभूति रही होगी, यह सोचना ही रोमांचक था। इस खूबसूरत मकान में हर वह कल्पना साकार हो उठी थी जो कभी आसमोंड ने अवचेतन मन में देखी होगी। वैसे ही बेतरतीब झाड़ियों और फूलों के पौधों से सज्जित बगीचा, पगडंडियां, मिट्टी और रेत के छोटे छोटे टीले, सूक्ष्म जलाशय और चीड़ देवदार जैसे ऊंचे वृक्ष भी। प्रकृति से पल्लवित इस घर में चिड़ियाएं भी आती तो तितलियां और भौरे भी। डीवॉन ने इस घर को भारत से लाई कलाकृतियों और तमाम उपहारों से सजाया था। इनमें प्रेम की अमर कहानी के प्रतीक मकबरे, ताजमहल की 2 खूबसूरत कलाकृतियां भी थीं। वह लोग प्रकृति की गोद में इस नए घर में आ बसे। उनकी दिनचर्या बहुत खुशनुमा थी। वहाँ तरह तरह के आयोजन किए जाते, हर किस्म की प्रसन्नता थी। पर जो नहीं था वह आसमोंड की गोद का नहीं भरा जाना था। तमाम प्रयासों के बाद भी उसे मातृत्व सुख नहीं मिल पाया। इसमें कोई भी दूसरे पक्ष को दोषी नहीं मान रहा था, परंतु इस बात का प्रभाव भी दोनों पर पड़ रहा था। उन्होंने इस कमजोरी को नियति मानकर सब कुछ भूलने की भी कोशिश की, पर ऐसे प्रयास भी असफल हो चले। आए दिन किसी बहाने से तकरार होना आम हो चला था। देखते देखते ये दूरियां इतनी बढ़ गईं कि खुशनुमा एहसासों को भी अब शायद ग्रहण लग गया। उनके बीच बातचीत भी कम होती थी। घर की उतनी भी देखभाल नहीं होती थी जितनी वह आरंभिक दिनों में मिलजुल कर किया करते थे। उम्र की दूरियां भी जरूर थीं जो दोनों के बीच कटीली झाड़ियों सी बनकर बेतरतीब तरीके से उग आई थीं, जिन्हें जितना हटाने का प्रयास किया जाता या तो उनकी उतनी ही अधिक तीव्र चुभन महसूस होती या फिर उनका कटीलापन बढ़ता जाता। न जाने कितने ही ईमानदार प्रयास उस रिश्ते की भेंट चढ़ गए जो प्यारा रिश्ता कभी हमेशा प्रेम से सरोबार हुआ करता था। आखिरकार इस जड़ता का भी अंत होना था। 11 जून 1798 को हुआ यह विवाह उस खुशनुमा एहसास के साथ नहीं बना रह सका जिसकी दोनों को उम्मीदें थीं। वैवाहिक जीवन के 6ठे साल यानी सन 1804 को वे कानूनी रूप से अलग हो गए। आसमोंड के पिता का भविष्य तब तक कुछ ज़्यादा ही चमक चुका था। वह ब्रिटेन में फ्रांस के राजदूत बन गए थे। वह अपने पिता के साथ लंदन चली गई। उनका राजदूत का कार्यकाल पूरा होने के बाद आसमोंड पिता के साथ ही फ्रांस लौटी। अब उसने पेरिस को अपना घर बनाया। वहाँ उसने अभिजात्य वर्ग के चुनिंदा लोगों के लिए एक बुटीक की स्थापना की। वह चल निकला और पेरिस के चर्चित फैशन स्थल के रूप में विख्यात हो चला। डीबॉन ने अलग होने के समय आसमोंड को उसकी कल्पना से भी अधिक क्षतिपूर्ति दी थी। बाहरी तौर पर दोनों के बीच कटुता भी नहीं दिखती थी। कम उम्र के बावजूद आसमोंड ने बॉन को प्रेम दिया था जिसका वह पात्र था।
तभी वह हर साल कुछ हफ्तों के लिए उसके पास आकर रुकती। कहते हैं कि उसे इस घर से भी उतना ही प्यार बना रहा जितना विवाह के आरंभिक दिनों में रहा था। एक बात और थी जिसके लिए वह डीबॉन की कायल थी, वह था उसका चरित्र। बॉन अपने वचन का पक्का था, सच्चरित्र था और न्यायपूर्ण था। वह ईर्ष्यालु भी नहीं था और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना जानता था। यही कारण था कि अलग होने के बावजूद दोनों में स्नेह संबंध लगातार बने रहे। दोनों में से किसी ने भी फिर से शादी भी नहीं की। इसके बावजूद दोनों के जीते जी कोई बाहरी व्यक्ति यह नहीं जान पाया कि उनके संबंध फिर कभी सुधरने वाली स्थिति में शेष नहीं रह गए थे। ऐसा लेडी आसमोंड की मृत्यु के भी कई साल बाद पता चला, जब उनकी एक रिश्तेदार ने इस महिला की निजी डायरी में लिखे उसके संस्मरण प्रकाशित करने का निर्णय लिया। उनमें से बॉन को उसके द्वारा लिखे एक पत्र के कुछ अंश यूं थे। प्रिय मित्र, जब भी मैं आपसे अपने विषय में बात करती हूँ, आप मुझसे हमेशा इतनी कटुता से बात करते हो। हालांकि हम लोग एक छत के नीचे रहते होते हैं, पर आपसे कोई बात करने से बेहतर अपनी बात को पत्र के माध्यम से कहना कहीं बेहतर विकल्प लगता है, क्योंकि हम लोगों की चर्चा एक दूसरे के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ कमियां निकालने, कड़वाहट और दोषारोपण तक ही सीमित रह जाती है। इस सब से कम मेरा वह उद्देश्य आहत होता है जो मैंने रखा हुआ है कि हम लोगों के मध्य चाहे जितने भी मतभेद हों, पर हम एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखेंगे। मुझे लगता है कि मुझे आपको यह बताना मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मैं आपसे ऐसी क्या उम्मीद रखती हूँ जितना आपको मेरे लिए करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि यह बहुत सामान्य शिष्टाचार है जो हम लोगों के मध्य बना रहना हमारे हित के अनुकूल भी होगा। तब से आपने मेरी कुछ बातें मानी भी हैं और कुछ को साफ मना कर दिया है। इस विषय में मैं फिर अभी कुछ नहीं कहूँगी। मैं यह भी बहुत अच्छे से समझती हूँ कि विनम्रता ही एक ऐसा गुण है जो मेरे पास शेष है। आज मैं आपके जाने की तैयारियों को देख रही हूँ और मैं आप जैसी राय से सहमत नहीं हो सकती कि आपको जिंदगी में मेरा मुंह दोबारा न देखना पड़े। पर फिर भी मुझे लगता है कि भविष्य में ब्यूशा में मेरा आवागमन जितना आपके लिए असहज होगा, उतना मेरे लिए भी अवश्य ही होगा। इसलिए मैं अपनी ऐसी किसी इच्छा को सीमित बनाए रखने का प्रयास करूंगी, बशर्ते कि इस विषय पर आपकी स्थिति भी इसी तरह की बनी रहे। परंतु ऐसी किसी स्थिति से पूर्व ही मैं यह बताना चाहती हूँ कि मेरी वित्तीय स्थिति को लेकर आपकी क्या सोच है। मैं इसको लेकर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती, न ही इस विषय पर कोई विवाद चाहती हूँ, परंतु इसमें कुछ भी अजीब नहीं है कि मैं भविष्य को लेकर आपके विचारों को जानना चाहती हूँ। इस सब के बावजूद मैं पुनः दोहराना चाहूँगी कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशियाँ निहित हैं। मैं किसी भी अप्रिय चर्चा को विराम देना चाहती हूँ। मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप द्वारा निकाला गया हल सौम्य और बेहतर होगा। उसमें इतना सौहार्द अवश्य शेष रहेगा कि हम लोग बिना झगड़ा किए किसी नतीजे पर पहुंच सकें। शुभ रात्रि प्रिय। पुनश्च आपको लगता है कि आपके आसपास वो लोग हैं जो मुझसे अधिक आपका भला चाहते हैं, तब आपको बहुत गलतफहमी है। एक दिन और बहुत जल्दी ही ऐसे लोग सिद्ध कर देंगे कि उनकी हैसियत क्या है, और तब आप अवश्य मेरे पास आओगे और उस स्त्री की थोड़ी कद्र करोगे जो आपकी एक वफादार और सबसे बेहतर मित्र है।
इस पत्र के एक बड़े भाग में सिर्फ रुपयों, संपत्ति और खर्चों को लेकर ही लिखा गया है, जिसकी एक प्रत्यक्षता पत्नी के नाते हुई व्यवस्थाओं के अंतर्गत डीबॉन से अपेक्षा की गई थी। 24 नवंबर 1812 को पेरिस से लिखा गया आसमोंड का यह पत्र बहुत कुछ बताता है, पर उतना ही छिपाता भी है। अन्य सभी जगह उल्लेख है कि बॉन ने अलग होते समय अपनी वित्तीय स्थिति के अनुकूल जो पैकेज उसे दिया था वह आकर्षक था। अलग होने के बावजूद अन्य कोई भी इन दोनों के व्यक्तिगत रिश्तों की बारीकियों के बारे में अनजान रहा। अच्छी बात यह भी थी कि उनके बिगड़े रिश्ते कभी भी कुलीन वर्ग तक की महफिलों के भी किस्से नहीं बने। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। अभी के लिए विदा, फिर मिलेंगे।